सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था अपक्षय, और अपक्षय के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अपर्दन। अपर्दन आप सभी लोगों को पता है इसकी परिभाषा, और अपर्दन क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं पहले एक आसान भाषा में आपको बता देती हूँ कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन को हम गतिशील शक्ति भी कह सकते हैं। अपर्दन में मेनली जो हम पढ़ते हैं, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, वो पढ़ते आए हैं मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए बारिश का मौसम है, कहीं बहुत तेज पानी भरा, बाढ़ आ गई, और जब बाढ़ आती है तो नदियां क्या होती है, नदियां और उफान पर होती है, और जब नदियों में पानी अधिक भर जाता है तो वो नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो नदी का पानी कहीं ना कहीं जहां पर समतल भूमि होती है या फिर जहां पर निचली भूमि होती है वहां पर वो पानी बह करके जाने लगता है, और जब पानी बहता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, जो भी चीज उसको रास्ते में मिलती है उन सभी चीजों को वो बहा करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहां की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है पानी में, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, जब वो पानी सूखता है तो वहां पर क्या रह जाता है, केवल मृदा अपर्दन, यानी कि मिट्टी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से बह जाती है और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इस तरीके से मृदा अपर्दन से बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अपर्दन को हम गतिशील शक्तियां भी कहते हैं। अनाच्छादन की संपूर्णता में अपर्दन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भूतल पर विविध प्रकार के एकत्रित रोड़े पदार्थों का ढेर निरंतर गतिशील शक्तियों द्वारा काट छांट कर दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाता है। यद्यपि अपक्षय एवं अपर्दन दोनों ही स्वतंत्र क्रियाएं हैं, फिर भी अपक्षय द्वारा एकत्रित पदार्थ अंततः गतिशील शक्तियों जैसे नदी, हिमानी, पवन, समुद्री लहरें आदि द्वारा अपर्दन एवं परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। संक्षेप में भूपृष्ठ की काट छांट तथा पदार्थों के परिवहन को सामूहिक रूप से अपर्दन कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जो अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपक्षय होता है वो क्या होता है कि पठार से या पर्वत से जो टूटने वाले हैं कंकड़, पत्थर या फिर जो मिट्टी है, सब आकर के उसका मलबा कहाँ जमा होता है, उसी के अगल बगल जमा हो जाता है गिर करके ऊपर से। लेकिन जो अपर्दन होता है, अपर्दन में क्या होता है, वही मलबा गिरने के बाद उसको पानी के द्वारा या फिर ये कहें कि आंधी तूफान, किसी भी ऐसी परिस्थिति के कारण जिससे वो एक स्थान से वो कंकड़, पत्थर, मिट्टी दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसे हम कहते हैं अपर्दन। अब देखिए अपर्दन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है नदी प्रक्रियाएं। नदी के जल में अपरिमित शक्ति होती है। इसी शक्ति से वह शिलाखंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। दोस्तों, नदी में क्या होता है, पानी में बहुत शक्ति होती है। जो पानी की लहर होती है वो बहुत ज्यादा चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है, बहा सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि ये देखिए नदी के जल में अपरिमित शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है जिसे आप माप नहीं सकते हो। अब देखिए शैली सबरी के अनुसार नदी का प्रमुख कार्यस्थल को सागर तक ले जाना है, अर्थात नदी स्थल को काटती है तथा उसे प्रवाहित करके दूसरे स्थान पर निक्षेपित करती है। नदी अपनी घाटी में बहने वाले जल के द्वारा घाटी को गहरी तथा चौड़ी करती रहती है। इससे घाटी का विस्तार होता है। इन दोनों से ही नदी घाटी की भू आकृतियों का विशेष प्रकार से विकास होता है। यानी कि जो नदी होती है जब वो बहती है तो उससे पानी की जो धार होती है जितनी अधिक स्पीड में होती है, वो उस नदी को उतना ही चौड़ा कर देती है, उतना ही नदी को गहरा कर देती है। और यहाँ पर बताने की कोशिश यही की गई है कि जो नदी होती है वो कहीं ना कहीं मिट्टी का अपर्दन करती है, और उसके रास्ते में जो चीजें आती हैं वो सबको हटाते हुए आगे बढ़ती है, और कहीं ना कहीं मृदा अपर्दन भी इसके कारण से होता है। तो नदी जो होती है वो एक सामान को या एक कंकड़ पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा देती है अपने पानी की धार से। अब देखिए नदी का अपर्दन कार्य। नदी भूपटल का बड़ा ही व्यापक और विशिष्ट भौतिक स्वरूप है। इनकी उत्पत्ति भूमि का ढाल और वर्षा के कारण होती है। नदी अपने साथ बह रहे अवसादों की सहायता से अनेक प्रकार के नदी बेसिन में अपर्दन का कार्य करते हुए आगे बढ़ती रहती है।
नदी में दिखाई देने वाले अवसाद भौतिक तथा यांत्रिक अपरदन क्रिया से प्राप्त होते हैं, जबकि घुली हुई यह अदृश्य अवस्था में पाए जाने वाले अवसाद रासायनिक अपरदन क्रिया से प्राप्त होते हैं। नदी अपरदन के निम्नलिखित कार्य हैं, यानी कि नदी में जो अपरदन कार्य होता है, जो नदी इतने सारे चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, उसके अपरदन के कौन-कौन से कार्य हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपघर्षण के बारे में। अपघर्षण क्या होता है, चलिए देखते हैं। नदी अपने तटीय एवं निकट के क्षेत्रों में अनाच्छादन अथवा अपक्षय से एकत्रित पदार्थों को बहाती रहती है। यह कठोर चट्टानों के टुकड़े तटीय भागों से रगड़ खाते रहते हैं। ऐसे में जहां भी चट्टानें ढीली पाई जाती हैं, वहां के चट्टानी पदार्थ नदी के प्रवाह में उखड़कर बहने लगते हैं। यानी कि जब नदी अपने प्रवाह में बहती है तो जो चट्टानें मिट्टी से ढीली पड़ जाती हैं, यानी कि जो कंकड़ पत्थर जो पदार्थ ढीले पड़ जाते हैं, मिट्टी को पकड़ करके नहीं रख पाते हैं, जब पानी की धार बहुत तेज बहती है तो वो क्या होते हैं, उसी नदी के प्रवाह के साथ वो बह जाते हैं और वो मिट्टी को काट करके क्या होता है, जो नदी होती है वो मिट्टी को काट करके आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर अपघर्षण की क्रिया होने लगती है। अब देखिए सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या है, जब नदी में कठोर चट्टान बहते रहते हैं तो यह नदी की तली एवं किनारों को रगड़ने के साथ साथ लुढ़कते समय आपस में टकराकर घर्षण द्वारा कटाव करते रहते हैं। ऐसे अपरदन या कटाव की क्रिया से नुकीले पत्थर गोलाकार बनते रहते हैं। यानी कि नदी में कुछ कठोर चट्टान जो बहते रहते हैं वो क्या करते हैं, या तो नदी की तली में चले जाते हैं या तो नदी के जो किनारे होते हैं उनको उखाड़ देते हैं, या लुढ़कते हुए वो आपस में ही टकराते रहते हैं ये पत्थर। और इस तरीके से ये अपरदन तो करते ही हैं नदी के अगल बगल में, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, नुकीले पत्थर के रूप में बनते रहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। जल दाब क्रिया क्या होती है, ये देखिए। बहते हुए जल में दबाव होता है। जब कभी नदी जोड़ वाली चट्टानों से होकर बहती है तो जल की रगड़ और दबाव के कारण जोड़ों से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े धारा के साथ बह जाते हैं। तो इस तरीके से जल दाब की क्रिया में भी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े धारा के साथ बह जाते हैं। अब देखिए संक्षारण क्रिया। जल में पदार्थ को घुलाने की अपार शक्ति होती है, अतः प्रवाहित प्रतिवर्ष भारी मात्रा में अपने मार्ग की चट्टानों को घुलाकर समुद्र में ले जाती हैं। यानी कि जो जल होता है उसमें अपार शक्ति होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो चट्टानें होती हैं इनको आपस में घुला करके नदियां क्या करती हैं, इनको आसानी से समुद्र तक पहुंचा देती हैं और इन चट्टानों को आपस में घुला करके कहाँ पहुंचाती हैं, समुद्र में पहुंचाती हैं। इसका मतलब इनकी जो संक्षारण क्रिया होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और ये आसानी से किस तरीके से आपने देखा चट्टानों को, पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा देती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने आज देखा कि अपरदन की क्रिया क्या होती है, अपरदन की क्रिया में क्या चीजें होती है, नदी के द्वारा कैसे अपरदन कार्य होता है और किस तरीके से सन्निघर्षण होता है, किस तरीके से अपघर्षण की क्रिया होती है और किस तरीके से जलदाब क्रिया होती है, संक्षारण क्रिया होती है और ये सभी अपरदन की क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अपरदन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। अगर इसका सार मैं बताऊं तो सार यही है कि जो नदी होती है वो अपने साथ उसकी नदी की धारा में जो भी चीज उसको मिलेगी, अगल बगल जो भी चीज उसको मिलेगी वो अपने साथ उस चीज को बहा ले जाती है। और जब भी कोई भी चट्टान, कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी के द्वारा पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। यानी कि उस पदार्थ का अपरदन हो गया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई। जबकि अपक्षय में आपने क्या सीखा था, अपक्षय में आपने सीखा था कि कोई भी पदार्थ जिससे अपक्षय होता है, यानी कि अगर कोई पहाड़ है तो पहाड़ से जो भी चीजें टूट रही हैं, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, मैग्मा हो, जो भी चीजें टूट रही हैं वो कहाँ पर आकर के गिर रही हैं, वो उसी के अगल बगल आकर के गिर करके इकट्ठी हो जा रही हैं। लेकिन अपरदन में क्या हो रहा है, वही चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जा रही हैं। चट्टान टूटती है, टूटने के बाद वो नदी के जल में मिलती है, नदी का जल उसको क्या करता है, उसको आसानी से समुद्र तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से आपने देखा अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा, आपने हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा है, तो मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा दिया है और ज्योग्राफी में भी
आपको इससे पहले के लेक्चर मिल जाएंगे। तो दोस्तों सभी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको सभी वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपके सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के, तो आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और रेड कलर का एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको आप क्लिक करिएगा। उसके बाद बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। और जहां कहीं भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी देते हैं। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करते रहा करिए और वीडियो को लाइक करते रहा करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा करने की सोचते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज लाइक कमेंट और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इसकी जरूरत है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी लोग जय हिंद।